हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीटर प्लस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हमने टीजीटी मैथ्स 2025 में जो फॉर्म निकले थे उनके लिए एक बिल्कुल फ्रेश और न्यू बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें हम 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भी बच्चे को ये तीनों यूनिट्स करनी हो, कैलकुलस वाला पोर्शन है ये, इसकी ये 3 यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, टीजीटी मैथ्स के नाम से बैच मिलेगा जिसमें तीनों यूनिट्स आपको मिल जाएंगी प्रॉपरली। अच्छा, इन यूनिट्स के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करोगे? एक तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, सिंपली टेलीग्राम खोलिए और वहां पर सर्च में डीटर प्लस बी फैक्ट्री लिख दीजिए। 50-60 के समथिंग बच्चे हैं, वो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां को आप इन सभी यूनिट्स के हैंड रिटन नोट्स प्लस में इन यूनिट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी डी ट्रिपल एस बी ने पूछे हैं, और किसी एग्जाम से नहीं उठाए, सिंपली डी ट्रिपल एस बी ने जो पूछे हैं आज तक भी इन यूनिट्स से, चाहे वो पीजीटी के एग्जाम हो चाहे वो टीजीटी के एग्जाम हो, इनमें से अगर क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी ने पूछा है वो सभी आपको एक पीडीएफ बनाकर, क्वेश्चन सारे ढूंढकर उस पीडीएफ में बनाकर आपको दे दिए गए हैं। तो टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलना। और ये जो हम क्लास करते हैं इनके लिंक भी डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमको इस क्लास में क्या करना है, फिर इसी कैलकुलस का पोर्शन है यूनिट नंबर 4th। ये है 4th यूनिट, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस। एक बात मेरी एक बच्चा ध्यान से सुन ले कि जैसे ये मैंने निकलवाए हुए हैं इस सिलेबस के नोट्स, इस सिलेबस की पीडीएफ भी मैंने आपको प्रॉपरली ग्रुप में डाल दिया, टेलीग्राम ग्रुप में। वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और इसका प्रिंट निकलवा लो, और ऐसे ही इस पे स्टेपल कर लेना जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है, और फिर जोन सी यूनिट कंप्लीट होती जाए प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, उसको इस तरह से टिक करते जाना। समझ गए? तो अभी हम यूनिट 4th पे पहुंच चुके हैं, ये हमको करनी है। अब मेरी बात सुनो, इसमें क्या है, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, और एक जगह पे और है वेक्टर कैलकुलस का जिक्र जहां पर हमको करना है, ये रहा ग्रीन स्टोक्स एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूनिट 4। ये है मल्टीवेरिएट कैलकुलस की यूनिट नंबर 4। तो ये वाला है वेक्टर कैलकुलस का पोर्शन, और एक ये यूनिट है। ठीक है, अब हम वेक्टर कैलकुलस शुरू कर ही रहे हैं तो हम ये सारा कंप्लीट करेंगे वेक्टर। ठीक है, फिर वेक्टर कैलकुलस के जितने भी क्वेश्चन होंगे वे सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप इस पे टिक कर लेना जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाए यूनिट 4th, और इस पे कंप्लीट कर लेना, इस पे टिक कर लेना यूनिट 4th। इसकी भी यूनिट 4 ही है ये, ग्रीन स्टोक्स एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए जिस भी बच्चे को अगर 12th क्लास, जिस भी बच्चे ने 12th क्लास का वेक्टर कैलकुलस कर रखा हो, जो 11th या 12th जो भी पूछा जाता है 11th 12th क्लास में, तो वहां से इस वेक्टर कैलकुलस को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अगर कर रखा हो तो, नहीं कर रखा हो तो मेरे साथ साथ चलिए, मैं आपको वही बेसिक से करवाता हूं। पहले इसमें तो डायरेक्ट कहा हुआ है कि ग्रीन स्टोक्स और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करनी है, बट मैं प्रॉपरली ही करवा देता हूं आपको वेक्टर कैलकुलस बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक, तो पहले हम जो 12th वाला पोर्शन है वो करेंगे, लेकिन जिस भी बच्चे ने पहले कर रखा और नोट्स बनाए हुए हैं तो वो उसी को रिवाइज कर लेना। ठीक है, और ग्रीन स्टोक्स और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जब हम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इज इट क्लियर? ठीक, आपको अगर मेरे साथ साथ कर रहे हो तो फिर कहीं से करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको 12th क्लास में टक्कर मारने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ करते जाइए। क्लियर? पूरा वेक्टर कैलकुलस खत्म करवाऊंगा ये दोनों यूनिट, और उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे गए होंगे वेक्टर कैलकुलस से, उन सभी की पीडीएफ बनाकर आपको दे दी जाएगी। ठीक है, फिर कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर आप प्रीवियस ईयर सोल्व करवा दीजिए। भाई सब कुछ मैं ही कर दूंगा तो फिर पेपर भी मैं ही दे आऊंगा आपका। एक बात बताओ मेरे को, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप खुद करो। मैं क्लास कॉन्सेप्ट समझा दिया, क्वेश्चन करवा दिए क्लास में जितने पॉसिबल हो सकते थे। ठीक है, लेकिन अब प्रीवियस ईयर में दिमाग आपको लड़ाना है। कोई डाउट हो तो डाउट आप कुछ गूगल से पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी पे पूछ सकते हैं, और डाउट सोल्व कर सकते हैं अपना। फिर बिना हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। और कोई बात नहीं, बस सिंपल
अपना जो भी डाउट है पीडीएफ से, ये नहीं कि कहीं का कहीं डाउट पूछ रहे हो आप, ठीक, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उससे, ठीक, हम तो चला रहे हैं वेक्टर कैलकुलस और आप मुझसे डाउट पूछने लग गए मान लो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो बात सही नहीं होगी ना। तो जो भी आपका डाउट आए सिंपली आप मुझसे पूछ सकते हो, जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसके बाद, समझ गए, ठीक है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, एक बार क्लासेस कीजिए और उन क्लास को करके और फिर अपने आप खुद क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कुछ इंटरनेट से हेल्प लीजिए, फिर भी नहीं हो तो फिर तो मैं हूं ही, ठीक है। आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं यूट्यूब पर, और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई चलो शुरू करते हैं। यूनिट 4 हम देखो, ये पहले हमको वेक्टर कैलकुलस का बेस बनाना पड़ेगा, जो 12th क्लास का वेक्टर कैलकुलस है, उसके बाद हम ये ग्रेजुएशन वाला कैलकुलस उठाएंगे। 2-4 क्लास फालतू लग जाएंगी बट काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार 12th के नोट्स निकाल लेता हूं मैं, जहां पर वेक्टर कैलकुलस स्टार्टिंग से मिल जाएगा आपको, फिर आपको और कहीं से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली इन्हीं क्लासेस से आपका हो जाएगा, और ये दो यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। ये है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, आई थिंक नजर सही आ रहा होगा, यस। देखो इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, कोई वेक्टर ए वेक्टर है तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। जो ये i कैप है ना, ये x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, j कैप क्या होता है, y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और k कैप क्या होता है, z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। और कोई भी वेक्टर है उसको हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। देखो फटाफट करवाऊंगा, ज्यादा मतलब हम टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये 12th वाला पोर्शन है, आप सब करके आ चुके हो इन चीजों को, ठीक है। बस फटाफट करते जाएंगे ताकि जल्दी से हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो, और फिर हम अपने ग्रेजुएशन वाले पार्ट पे आए जो पूछा जाना है। ये तो एक बेसिक के तौर पर मैं आपको करवा रहा हूं। देखो सबसे पहले है वेक्टर, क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेरी गुड। वेक्टर क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं, जो ये x1 y1 z1 है, इसको अगर इस ब्रैकेट में हम लिख दें x1 y1 z1 ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। उसके बाद मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। अब है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्सिस, ये मेरा कोई ए वेक्टर है x1 y1 z1, ठीक है, और ये ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, ऐसे ये ए वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी ये डिस्टेंस होगी, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगी इसकी ये डिस्टेंस। अच्छा, इसका ये टॉप पॉइंट होगा x1 y1 z1, ये होगा 0 0 0 जहां पे कनेक्टेड है ओरिजिन से, ये हो गया ए वेक्टर। अब मेरे को इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस में देखना क्या होगा, तो इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस में, तो इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस में यहां तक होगा ना, तो ये पॉइंट इस पर परपेंडिकुलर डाला तो ये x1 ही तो आएगा, x1 0 0, तो इसकी प्रोजेक्शन की लेंथ कितनी होगी, x1 का मोड, मतलब डिस्टेंस ले रहे हैं हम ये प्रोजेक्शन को, x एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा x1 का मोड, ऐसे ही y एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा y1 का मोड, और z एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा z1 का मोड। इज इट क्लियर। अब आगे चलते हैं। देखो डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल कैसे निकलते हैं, डायरेक्शन एंगल को हम बोलते हैं अल्फा बीटा गामा। मतलब जो ये मेरा वेक्टर था, इसने x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको हम बोलते हैं अल्फा, जो इस वेक्टर ने y एक्सिस के साथ एंगल बनाया उसको बोलते हैं बीटा, और जो इस वेक्टर ने z एक्सिस के साथ एंगल बनाया उसको बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं, गामा। क्लियर। तो यही अल्फा बीटा गामा हमने पुट कर लिए। अब इनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे, कैसे निकलेगी इनकी वैल्यू। तो कोस अल्फा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस अल्फा इज इक्वल टू बेस। अब कोस अल्फा ये एंगल है, ट्राइंगल ये है, तो कोस अल्फा क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब x1 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। कोस बीटा क्या बनेगा, y1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कोस गामा क्या बनेगा, z1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और x1 y1 z1 आप समझ गए होंगे, ये है x1 y1 z1, ठीक है। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू x1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोस बीटा इज इक्वल टू y1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड कोस गामा इज इक्वल टू z1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर। अब आ जाइए, तीन फॉर्मूले हैं इसी के, जो बहुत पूछे जाते हैं, तीनों फॉर्मूले बड़े ध्यान से करना।
कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा हो तो ये 2 के बराबर होता है। अब कोस 2 अल्फा कोस 2 बीटा और कोस 2 गामा ये किसके बराबर होगा? अगर 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा आ जाए तो इसमें, तो ये होगा -1 के बराबर। तीनों फॉर्मूले बिल्कुल घोट के पी जाओ। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, बोलो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, वेरी गुड। आगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 और कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा इज इक्वल टू -1। शाबाश। अब यहां देखो कोस अल्फा दोबारा से, ठीक है, जो हमारा ये अल्फा निकालना हमको, तो कोस अल्फा निकालेंगे हम, फिर उससे अल्फा निकल जाएगा x1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोस बीटा इज इक्वल टू y1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कोस गामा इज इक्वल टू z1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर हम एक कैप से दिखाते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? एक कैप से। जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? जो वेक्टर है उसको ऊपर लिखो, उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा उस वेक्टर की डायरेक्शन में। जैसे ए वेक्टर का मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में 1 यूनिट, उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा यूनिट वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में। सो उसको हम डिनोट करते हैं एक कैप से। जो ये कैप ऊपर लगा रखी है इसको बोलते हैं एक कैप। इसका फॉर्मूला बनता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। उसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो x1 को भी इससे डिवाइड करना पड़ेगा, y1 को भी और z1 को भी। i कैप j कैप k कैप, मतलब जो ये डिवाइड किया था इसको अलग अलग कर दिया। x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप था, पूरे के अंडर था, तो इसके अंडर अलग लिख दिया, इसके अंडर अलग, इसके अंडर अलग, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। अभी अभी बताया था कि ये वैल्यू कोस अल्फा की होती है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू कोस अल्फा i कैप प्लस कोस बीटा j कैप प्लस कोस गामा k कैप। और इसी को ही कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को LMN भी बोलते हैं, इसको L, इसको M, इसको N। तो ए कैप इज इक्वल टू LI कैप MJ कैप NK कैप, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अभी अभी आपको बताया था कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? क्योंकि यही तो था, ए कैप इज इक्वल टू LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। तो इन कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा 1 होता, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर भी कितना होगा? 1। तो ये एक पेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, फटाफट चलेंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है हमको। बट 2-3 क्लास इस 12th वाला वेक्टर भी ले लेगा, ज्यादा भी ले सकता है, और फिर उसके बाद हम अपनी यूनिट्स शुरू कर देंगे। देखो बेसिक करवाना इसलिए जरूरी है कि जब हम ये ग्रेजुएशन वाला पार्ट करेंगे, अगर आपने बेसिक अच्छे से कर लिया होगा तो आपका ही फायदा होगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। ठीक, डायरेक्शन रेशियोज तो समझ गए थे, क्या था? x1, y1, z1 ब्रैकेट में। अब है डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। कोस अल्फा की वैल्यू हमें पता है x1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोस बीटा की वैल्यू पता है y1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कोस गामा की वैल्यू पता है z1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा ये हम लिख सकते हैं, और ये भी बताया था कि कोस अल्फा को हम L और कोस बीटा को M और कोस गामा को N लिख सकते हैं। तो L, M, N ब्रैकेट, इस तरह से ये भी डायरेक्शन कोसाइन है, ये भी डायरेक्शन कोसाइन, ये भी डायरेक्शन कोसाइन। और ये फॉर्मूला हमने याद कर ही लिया कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के। अब मेरे दोस्त आगे चलिए, देखो 7th, एंगल मेड बाय वेक्टर विद x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अभी अभी तो बताया था कि x एक्सिस के साथ एंगल क्या होता है? कोस अल्फा। अल्फा होता है ना x एक्सिस के उस पे एंगल, और बीटा होता है y एक्सिस पे और y एक्सिस के साथ, और गामा होता है z एक्सिस के साथ। तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा निकालने सिखाए थे। कोस को अगर इधर ले आए तो हम अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। कोस स्क्वायर x1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, सॉरी यहाँ इनवर्स बोलना था, कोस इनवर्स y1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, गामा इज इक्वल टू कोस इनवर्स z1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मेरे दोस्त ध्यान से एक बात सुनो, देखो भाई, वैसे तो आप सबको पता ही है कि ये मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें चाहे कोई कितने भी बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन हो, कितना भी बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन हो, ऐसा कभी ना कभी सवाल उसके आगे भी आ ही जाएगा कि जिसमें वो मतलब नहीं कर पाएगा उसको। तो अब आप इतने तो मैच्योर हो कि टीचर कोई भगवान तो होता नहीं है, उसको जितनी नॉलेज होती है अपनी तरफ से वो बेस्ट इंपार्ट करने की कोशिश करता है। हाँ, जो अपना ईमानदारी से काम करते हैं, जो अच्छे से रिसर्च करके कंटेंट लेके आते हैं, वो अच्छा टीचर कहला जाता है। और जो बस ऐसे ही
मतलब बिना रिसर्च किए और ऐसे ही बस कुछ भी पढ़ा दिया, उनको बच्चे अच्छा नहीं मानते हैं। बाकी अपनी तरफ से हर कोई मेहनत करने की कोशिश करता है। अब वो आपको भी देखना होता है कि आपकी ट्यूनिंग किसके साथ सेट होती है, ठीक है। तो इतनी आप मैच्योरिटी दिखाना, हम ये कोर्स कर रहे हैं, ये डीयू के मैथ्स ऑनर्स के कोर्स से ये सारा कंटेंट है जो कि DSSB ने सिलेबस में दिया है। और हर एक पेपर का अलग प्रोफेसर होता है, स्पेशल अलग प्रोफेसर हर एक पेपर का, ठीक है। तो आप इतना समझ सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स है उसमें गलती की चांसेस रहते हैं, तो आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करूंगा कि मैं आपको A1 और एरर फ्री कंटेंट दे पाऊं, बट फिर भी आपको मैच्योरिटी दिखानी है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है मैं कोई भगवान नहीं हूं या कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं कि मुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो, ये मैथ्स है, क्लियर। और ऐसे ही कंटेंट में भी, कंटेंट की वैसे तो कोई लिमिट है ही नहीं, हम एक यूनिट को इतना कर सकते हैं कि पूरी पूरी स्पाइरल बाइंडिंग भर जाएगी एक ही यूनिट में, ठीक है। बट हमको लिमिटेड कंटेंट करना है, लिमिटेड। पहले हम क्या करेंगे, 60 to 70% नोट से करेंगे अपने कंटेंट को क्लियर। फिर जो क्वेश्चंस करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में कुछ कुछ और थोड़ा थोड़ा ऐड होगा। फिर जब प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा कंटेंट और ऐड होता जाएगा। तो इस तरह से हमको 100% की तरफ बढ़ना है। अगर मैं एकदम से ही आपको 100% भी करवा दूंगा ना, तो भी आप मतलब फिर ये होगा आपको एक, ये तो तुझसे हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो बात को। तो इसलिए एक टीचर जो है वो प्रॉपर सोच समझ के लेक्चर डिजाइन करके लेके आता है, तो उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट भी रखना। इज इट क्लियर? ठीक। तो चलिए, डायरेक्शन कोसाइन हम कर चुके हैं। अब है एंगल, ये एंगल मेड बाय वेक्टर्स भी हम कर चुके हैं, अल्फा बीटा गामा कोस इनवर्स ये हो जाएगा। एंगल मेड बाय वेक्टर्स विद एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के साथ क्या एंगल होगा, देखो सिंपल है, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, ये तो आपने निकालने सीख लिए। अब एंगल मेड बाय वेक्टर विद एक्स वाई प्लेन, मतलब ये मेरी एक्स एक्सिस है, अच्छा एक्स एक्सिस कौन सी ले ली इसने, अच्छा ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये ऊपर वाली एक्स एक्सिस, ये तो ऐसे होती है, मतलब इसको कैसे भी घुमा लो एक ही बात है, ठीक है। तो इसने ये एक्स एक्सिस मान ली और ये वाई और ये जेड मान ली, ठीक। तो ये वाई और जेड एक्सिस पे जो ये बनता है ये नीचे ये प्लेन बनेगा, प्लेन, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये कोई वेक्टर ले लिया मैंने, ए वेक्टर x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। अब इस वेक्टर का एक्स वाई प्लेन के साथ क्या एंगल होगा, एक्स वाई प्लेन के साथ, या वाई जेड प्लेन के साथ क्या एंगल होगा, या एक्स जेड प्लेन के साथ क्या एंगल होगा। तो एक काम करते हैं, हम इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकाल लेते हैं पहले। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल हमें पता है अल्फा होता है, दैट इज इक्वल टू कोस इनवर्स x1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। 90 माइनस अल्फा मतलब π/2 माइनस अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, कोस इनवर्स x1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस कोस इनवर्स थीटा, 90 माइनस कोस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, 90 माइनस कोस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो गया yz के प्लेन के साथ एंगल इसका। तो एक बात मेरी समझो, हमें yz प्लेन के साथ एंगल निकालना था, तो प्लेन के साथ जब एंगल निकालेंगे तो यहां साइन इनवर्स आएगा। आपको समझाने के लिए डायग्राम समझाया है, बाकी आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। जब हम एक्सिस के साथ एंगल निकालेंगे किसी वेक्टर का तो कोस इनवर्स आएगा, कोस इनवर्स x1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स y1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, गामा इज इक्वल टू कोस इनवर्स z1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन जब हम प्लेन के साथ उस वेक्टर का एंगल निकालेंगे तो xy प्लेन के साथ क्या आएगा, जब हम xy प्लेन का के साथ उस वेक्टर का एंगल निकाल रहे होंगे तो यहां पर z1 आएगा। जब हम x एक्सिस के साथ निकालते थे तो x1 ही आता था, y है तो y1 ही आता था, लेकिन जब xy प्लेन के साथ एंगल निकालेंगे तो z1 आएगा। इतनी बात समझे मेरी, इतनी बात समझ गए? देखो जब yz प्लेन था तो हमने ये अल्फा एंगल निकाला था, तो इसमें x1 अपॉन ए वेक्टर, बट हम yz प्लेन के साथ एंगल निकाल रहे हैं तो फिर 90 माइनस अल्फा करना पड़ा, तो इससे ये x1 ही आया है, साइन इनवर्स x1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हालांकि हम निकाल yz प्लेन के साथ रहे हैं, तो आप याद कर लेना कि जब भी हम xy प्लेन निकालते हैं तो साइन इनवर्स z1 अपॉन ए वेक्टर आएगा, yz प्लेन के
अबाउट एंगल निकाल रहे हैं तो साइन इनवर्स x1 अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड आएगा, xz प्लेन के अबाउट निकाल रहे हैं तो साइन इनवर्स y1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। पहले इतनी बात मेरे को बताओ, ये 8 पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं? अगर क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करके एक बार बैक करके फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। एक्स, अच्छा डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे 1, 0, 0, वाई एक्सिस पे 0, 1, 0 और जेड एक्सिस पे 0, 0, 1, क्योंकि ये जेड कोऑर्डिनेट है। इतनी बात मेरी समझ में आई या नहीं आई? पहले एक बार इतनी बात बताओ, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, ये बेसिक पार्ट है भाई। देखो क्या क्या इसमें, पहले तो हम ये इसका बेस बना रहे हैं वेक्टर कैलकुलस का, एक पेज ये और ये 2 पेज, फिर ये डॉट प्रोडक्ट शुरू हो जाएगा, फिर ये डॉट प्रोडक्ट में टाइम लगेगा और फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट शुरू हो जाएगा, ये है क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, बस फिर 3D ज्योमेट्री ये करनी नहीं है। इसकी आप मान के चलो 3 से 4 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, फिर हम ग्रेजुएशन वाला टॉपिक शुरू कर देंगे अपने। ठीक, तो जितना मैं करवाता जा रहा हूं फटाफट करते जाना, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और कभी कोई दिमाग लगाए कि मैं अभी यहां से कर लू ना, अभी आप जो मैं करवा रहा हूं वो करते जाओ। ठीक, बाद में चाहे कुछ भी कर लेना, पहले जो जितना मैं करवा रहा हूं आप वो करते जाओ फटाफट से। देखो अब क्वेश्चन है, फॉर एनी वेक्टर इज इट पॉसिबल दैट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू l प्लस m प्लस n? किसी वेक्टर के लिए क्या ये चीज पॉसिबल है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू l प्लस m प्लस n के इक्वल हो जाए? वेयर l m and r डायरेक्शन कोसाइन, आपको पता है l होता है कोस अल्फा, m होता है कोस बीटा, n होता है कोस गामा, तो उन्हीं का स्क्वायर l प्लस m प्लस n के इक्वल, और इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। तो l प्लस m प्लस n इज पॉसिबल, कब पॉसिबल हो सकता है? एट i कैप, j कैप, k कैप। जब हम i कैप, j कैप और k कैप, मतलब जो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इन पे ही पॉसिबल होता है l प्लस m प्लस n की वैल्यू 1 हो जाए, और कहीं पॉसिबल नहीं होगी। सो इज पॉसिबल एट i कैप, j कैप, k कैप। इतनी बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, इफ अ वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल थीटा विद ऑल 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोई वेक्टर है जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू थीटा, मतलब ये सारे एंगल बराबर है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा लेते थे, तो ये सब बराबर है, तो इनको थीटा ले लिया मैंने, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे 3, और कोस स्क्वायर थीटा को ले जाओ नीचे तो सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी। सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है आइडेंटिटी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इस 1 को इसमें से घटा दो 2, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 आ गई, इसमें पुट कर दो आंसर आ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 आ गई ना, अब इस चीज में हम इसको पुट कर देंगे 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2, वैल्यू आ जाएगी आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए, फॉर द वेक्टर आई कैप प्लस अंडर रूट 2 जे कैप प्लस के कैप मेक्स एन एंगल अल्फा कोमा बीटा एंड गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर गामा। ठीक है, फाइंड द वेक्टर आई कैप प्लस अंडर रूट 2 जे कैप प्लस के कैप मेक्स एन एंगल अल्फा कोमा बीटा एंड गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर गामा। फर्स्ट फाइंड यूनिट वेक्टर। तो क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये वेक्टर दे रखा है, ये एंगल बनाता है अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो हमें टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर गामा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, आई यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो ये वेक्टर हो गया ये, इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये, और ए कैप ये मतलब अंडर रूट इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। इसका फॉर्मूला हम करके आ चुके हैं। ए कैप होता है आई कैप के साथ जो है, मतलब जो x1 होता था उसका आई कैप का कोफिशिएंट अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब 1/2 आई कैप प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 2, मतलब 1/√2 जे कैप प्लस यहाँ पे 1 है अपॉन 2 1/2 के कैप। ये यूनिट वेक्टर आ गया, और ये जो चीज होती थी कोस अल्फा के बराबर, ये कोस बीटा के और ये कोस गामा के। ठीक है, यहां से हम कोस अल्फा कितने एंगल पे 1/2 बनेगा, तो हमें पता है 1/2 वैल्यू 60 डिग्री पे होती है,
तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3 आ गया, बीटा इज इक्वल टू यहाँ से पाई बाय 4 आ जाएगा, कोस बीटा को 1/√2 पुट करके, कोस गामा को 1/2 पुट करेंगे तो कोस गामा 1/2 पाई बाय 3 पे ही होता है, तो गामा इज इक्वल टू पाई बाय 3 आ जाएगा। तीनों एंगल आ गए, 10 पाई बाय 3, अल्फा की जगह पाई बाय 3 पुट करो, बीटा की जगह पाई बाय 4 और गामा की जगह पाई बाय 3 स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा 7। समझ गए? देखो अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो जो मैं एक एक बात ऐसे बताऊंगा कि कैसे 60 पुट करो, 10 60 की वैल्यू ये होती है, उसका स्क्वायर करो, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता है। ठीक, अब आप टीजीटी पीजीडी की तैयारी कर रहे हो तो इतनी सी बात तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये बच्चों वाली बात तो पता है। फाइंड द एंगल मेड बाय वेक्टर दिस विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, तो कुछ नहीं कोस अल्फा निकाल दो। तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, तो कोस अल्फा निकालने के लिए पहले ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ए कैप निकाल दिया, मतलब 2√3 अपॉन में 4 आई कैप, फिर √2 अपॉन में 4 जे कैप, √2 अपॉन में 4 के कैप। ठीक है, इसी को कोस, ये कोस अल्फा होता है, ये कोस बीटा, ये कोस गामा। इज इट क्लियर? लेकिन हमको एंगल विद एक्स एक्सिस बतानी है, मतलब कोस अल्फा निकालना है, कोस अल्फा। तो कोस अल्फा निकाल के हम अल्फा निकाल देंगे, है ना, एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा ही तो होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2, ये √3/2 30 डिग्री पे आता है कोस पे, तो पाई बाय 6 कोस 30, कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, पाई बाय 6 इज द आंसर। फाइंड द एंगल मेड बाय वेक्टर दिस विद वाई जेड प्लेन, इसमें साइन इनवर्स आ जाएगा, और वाई जेड प्लेन के साथ निकलना है तो हम x1 को ऊपर लेंगे, मतलब 2√3 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड ये ऊपर वाली ही है, बस वाई जेड प्लेन बोल दिया, और इसका मैग्नीट्यूड है 4, काट दो, एंगल पाई बाय 3 आ जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री पे पाई √3/2 वैल्यू होती है साइन में, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, तो हम इसको साइन पाई बाय 3 लिख सकते हैं, साइन से साइन कट जाएगा, पाई बाय 3 एंगल आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम यहां तक पूरा करेंगे, फिर कल की क्लास में हम डॉट प्रोडक्ट शुरू कर देंगे, नहीं तो ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, क्योंकि आज हम बात भी काफी कर चुके हैं। आगे देखिए, इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ऐसे सही रहेगा इतना ऊपर, चलो यहीं कर लेते हैं। इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस, कोई वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाता है 120 डिग्री, 45 डिग्री विद वाई एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, क्या होगा, अल्फा बीटा दे दिया और गामा नहीं दिया। ठीक है, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, कोस 120 निकाल देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो -1/2 आएगा। कैसे करना, पाई -60 कर देना, कोस पाई -60, तो पाई -60 सेकंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव होगा, तो -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। कोस 45 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर दो, और कोस स्क्वायर गामा को एज इट इज सोल्व कर दो, कोस गामा की वैल्यू आ जाएगी +-1/2। कोस अल्फा की वैल्यू कितनी, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी थी, डायरेक्शन कोसाइन पूछे थे ना, तो कोस अल्फा कोस 120 -1/2 आया था, पुट कर दिया, कोस बीटा क्या आया था 1/√2 पुट कर दिया, कोस गामा क्या आएगा, क्या आया +-1/2 पुट कर दिया, ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट, इफ ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ए कैप यूनिट वेक्टर है एक्स वाई प्लेन के अंदर, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और कितना एंगल बनाता है ये 30 डिग्री एंगल बनाता है, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री एंगल बनाता है, देन व्हाट इज ए कैप इक्वल टू, तो ए कैप किसके इक्वल होगा, तो देखो जो ए कैप हम निकालते हैं, आपको पता है x1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई कैप, y1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे कैप, प्लस z1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के कैप, और वो जो चीज होती है वो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होती है, तो हम इसको कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है, और ये एक्स वाई प्लेन के अंदर ये एंगल है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाता है, तो वाई एक्सिस के साथ ऑब्वियस है 60 डिग्री बनाएगा, 90 में से घटा दो, क्लियर, तो अल्फा की जगह 30 पुट कर दिया, बीटा की जगह 60 पुट कर दिया, और कोस गामा, अब यही एंगल जो एक्स वाई प्लेन में है, तो इस एक्स वाई प्लेन के साथ ये जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, समझ रहे हो, इज इट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, ये जो प्लेन है, ये पूरा का पूरा प्लेन जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे है, तो ये वेक्टर भी 90 डिग्री पे होगा अगर ये इस प्लेन में है तो, ठीक,
तो ये गामा होगा 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री, वैल्यू पुट कर दो, ए कैप आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलते हैं आगे। A vector R vector is equal to AI cap plus BJ cap is equally inclined to both X and Y axis। मतलब जितना झुका हुआ वो X axis की तरफ है उतना ही Y axis की तरफ झुका हुआ है। If the magnitude of vector is 2 unit, और जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, then what are the values of A and B? A और B की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? देखो अगर A की वैल्यू 1/2 और B की वैल्यू 1/2 हो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखा तो मैग्नीट्यूड 2 आया ही नहीं, मतलब ये ऑप्शन तो हो गया कट। दूसरे का मैग्नीट्यूड निकाल के देखा 1 आया, ये भी हो गया कट। और ए और बी अगर √2 इनका मैग्नीट्यूड निकाल के देखा तो 2 आ गया, इनका निकाला तो √8 आया, ये भी 2 नहीं है, तो मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे हमने फटाफट कर लेने हैं सवाल। अब ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल्स विच द वेक्टर ओपी वेक्टर ओ बीइंग द ओरिजिन makes with the positive direction of coordinate axis, then which of the following are correct? मतलब ये अल्फा तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, बीटा वाई एक्सिस के साथ और गामा जेड एक्सिस के साथ। तो ये 3 पॉइंट दे दिए, ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है। इज इट क्लियर? तो हमें पता है, देखो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है। अगर मैं कोस स्क्वायर गामा को, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर गामा है, अगर मैं कोस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा करूं तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ये तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर गामा, ये माइनस है तो उधर प्लस का साइन स्क्वायर गामा बन जाएगा, तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब आगे देखो, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा, तो हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 होता है, ये रिजल्ट है ना। तो अगर मैं इसको चेंज करूं, ये नीचे है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा को ऐसे रखूं और इसको कोस में चेंज करने की कोशिश करूं तो ये 2 के बराबर है, ठीक है। तो ये इसको उधर ले जाएं और इस 1 को भी उधर ले जाएं, तो ये 1 प्लस कोस स्क्वायर गामा हो जाएगा ना, तो ये तो खाली कोस स्क्वायर गामा गिवन है, सो दिस इज रॉन्ग। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, ये ठीक है। तो ये 1 एंड 3 आर करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो कल की क्लास में आज हमने इसका बेसिक कर लिया, पहले इतना कर लेना, फिर कल की क्लास में हम डॉट प्रोडक्ट शुरू कर देंगे और इसको भी जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। बट आप बस एक समर्थन कर देना मेरे साथ कि जो जो मैंने क्लास में करवाया है उसको अच्छे से रिवाइज करके आ जाना बस नेक्स्ट क्लास में, ठीक। काम मैं आपका फटाफट करवा दूंगा और बिल्कुल अच्छे से करवा दूंगा, ये आप ट्रस्ट कर सकते हो मेरे पे, ठीक है। तो आपको मैं एक और काम देके जा रहा हूं जो मैं हर रोज ही देता हूं, ठीक। क्या करना है आपको, जो भी टीजीटी मैथ्स के आपके ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पर भी आप हो, कहीं ना कहीं तो हर एक बच्चा जुड़ा होता ही है, तो आप प्लीज अपने चैनल का, अपने वीडियो का शेयर बटन दबाइए और वहां पर शेयर कर दीजिए लिंक को कॉपी करके, ठीक है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, देखो अब मैं क्लास जिम्मेदारी के साथ ले रहा हूं तो आपको भी थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी ना। ओके, तो टीजीटी मैथ्स के किसी भी ग्रुप में, कहीं पर भी, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप कहीं पर भी हो, आप क्लासेस को जरूर शेयर करें, या आपको कोई वर्बली मिल जाए कोई बच्चा टीजीटी मैथ्स की तैयारी करने वाला, तो आप उसको बता सकते हैं अपने चैनल का नाम, ठीक, उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको खुद को भी वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर जाना है, हर एक बच्चा कम से कम 2 कमेंट जरूर करके जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।